हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। और आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जितने भी हमने टॉपिक्स लास्ट वीक में कवर किए हैं उन सब के यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हमें कौन कौन से क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। राइट, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर क्लास। सी क्वेश्चन नंबर 1, in which landmark judgment it was held that section number 25 and 26 of the Indian Evidence Act is an exception to section number 27 of the Indian Evidence Act. Basically section number 27 of the Indian Evidence Act ना exception माना जाता है 25 की भी, 26 की भी और 24 की भी। 24 में हमें 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड द प्रॉमिस। थ्रेट के केस में ये यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होती, बट इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस के केस में ये एक्सेप्शन होती है। एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ द अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बताया गया था दैट सेक्शन नंबर 27 इज एन एक्सेप्शन टू 25 एंड 26 एज वेल एज 24। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मेंटेनेंस कैन बी गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। सी सेक्शन नंबर 125 CRPC, सेक्शन नंबर 125 CRPC जो कि अगर यहां पे बात करता है कि अगर हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देनी है और ये ऑर्डर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे चुके हैं, बट ये अगर मेंटेनेंस कितनी देनी है, ये यहां पे क्या अमाउंट होगा। क्या इस पर्टिकुलर केस में 125 CRPC में कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे डिक्लेयर किया गया? सी not more than 3 lakhs, at least 2 lakhs, more than 10 lakhs or any amount. In this case, the answer is D, that is any amount. जब भी हम लोग 125 में मेंटेनेंस देने की बात करते हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब एज पर द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस कोई भी अमाउंट यहां पे मेंटेनेंस अमाउंट देने के लिए बोल सकते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्डर टू पे monthly allowance for maintenance under section 125 of the CRPC in favor of the married woman and against her husband may be cancelled। यानी कि जो यहां पे मेंटेनेंस दी गई है जो हस्बैंड ने देनी है इन द फेवर ऑफ द मैरिड वुमेन, उसको कैंसल कब किया जा सकता है? इट कैन बी कैंसल व्हेन शी हैज ऑब्टेन डाइवोर्स एंड देयर आफ्टर रीमैरिड। अगर डाइवोर्स हो चुका है और उसके बाद उस लेडी ने रीमैरिज कर ली, एक तो केस ये, शी हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय द हस्बैंड एंड हैज रिसीव्ड होल ऑफ द सम जो कि उनको मेंटेनेंस में मिलना चाहिए था। शी हैज ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड सरेंडरिंग हर राइट्स टू मेंटेनेंस, जहां पे उसने अपने मेंटेनेंस के राइट्स को सरेंडर कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। राइट, तो एज पर सेक्शन नंबर 125 एंड 127 जब हम लोग कैंसिलेशन की बात करते हैं ना, तो ये तीनों ग्राउंड्स के ऊपर मेंटेनेंस कैंसिल हो सकती है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव एज पर सेक्शन नंबर 125 क्लॉज 5 एंड 127 ऑफ द CRPC। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच चैप्टर ऑफ द CRPC द प्रोविजन ऑफ द FIR इज गिवन। FIR कौन से सेक्शन में करवाई जाती है? FIR करवाई जाती है सेक्शन नंबर 154 ऑफ द CRPC में। यानी कि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है अपनी FIR करवाने से। ये कौन सा चैप्टर है अपने CRPC में? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12 of the CRPC which talks about the investigation, and investigation को इनिशिएट किया जाता है FIR से अंडर सेक्शन नंबर 154 of the CRPC। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, which section of the CRPC deals with the definition of the investigation। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज G, 2 क्लॉज H, 2 क्लॉज I और 2 क्लॉज J। द राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H, जहां पे आपकी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है। राइट, इन्वेस्टिगेशन मींस इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द CRPC फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है
उसका मेन पर्पस क्या है? एविडेंस को कलेक्ट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना। और इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है आपको? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H में इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to appoint an acting chief justice of the high court? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल में अपॉइंट किया जाता है? आर्टिकल 214, आर्टिकल 224A, 229 और 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको जो ओथ देते हैं वो कौन देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और द चीफ मिनिस्टर? The right answer is the governor of that particular state administers the oath to the chief justice of that particular high court chief justice, right? By which amendment it was held that the two states can have a single high court. दो states का एक single high court हो सकता है। ये कौन सी अमेंडमेंट में दिया गया? 7th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह बताया गया था कि दो हाई कोर्ट्स का एक सिंगल यहां पे कोर्ट या दो यहां पे स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा का। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पे? चंडीगढ़ में, यानी कि दो स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ये 7th अमेंडमेंट पे हमें बताया गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज। एक हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? इफ वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। 62 ईयर्स। और रिसेंटली ना पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है जहां पे ये बोला गया है कि ये जो एज है ना यहाँ पे रिटायरमेंट एज, इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इसको इंक्रीज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द राइट आंसर इज 62 ईयर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, by which amendment it was held that even the married daughters are liable to maintain their parents? कि सेक्शन नंबर 125 में बेसिकली मेंटेनेंस कौन देता होता है? मेंटेनेंस देते हैं हस्बैंड या फिर फादर, राइट। पर उस केस में यह भी लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स को मेंटेनेंस लेनी है तो पेरेंट्स ना अपने बच्चों से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो उस केस में एक जजमेंट आई थी जहां में यह बताया गया कि बच्चों में सन के साथ साथ डॉटर की भी ये लायबिलिटी बनती है अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना, और 125 में ये एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ द विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशी राव। विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशी राव के केस में ये चीज हमें बताई गई थी। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली? एक अनलॉफुल असेंबली यानी कि सेक्शन नंबर 141 ऑफ द आईपीसी, अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर्स हमें चाहिए? जॉइंट लायबिलिटी तो हम लोग सेक्शन नंबर 34 में भी देखते हैं, जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34 में भी देखते हैं, बट जहां पे ना सेक्शन 34 की बात आती है हमें सिर्फ और सिर्फ दो लोग चाहिए होती है जिनकी कॉमन इंटेंशन सेम हो। बट हम लोग अगर अनलॉफुल असेंबली की बात करें, इन दिस केस एटलीस्ट 5 मेंबर यहां पे होने चाहिए जो कि अनलॉफुल असेंबली बना सकते हैं। द राइट आंसर इज एटलीस्ट 5 मेंबर्स, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, which landmark judgment relates to both dying declaration and confession? एक ऐसी जजमेंट है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के साथ भी रिलेट करती है और कन्फेशन के साथ भी डील करती है, राइट। और ये जजमेंट का नाम है मुन्नू राजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर,
Queen Empress versus Abdullah, or none of the above? See, if we talk about the judgment of the Pakala Narayan Swamy versus King Emperor, ये एक ऐसी जजमेंट है जहां पे आपको कन्फेशन का कंसेप्ट भी समझाया गया और डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट भी समझाया गया रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस व्हिच कॉजेस द डेथ. द राइट आंसर इज बी, Pakala Narayan Swamy versus King Emperor. Right. Moving on to question number 13. Under which article of the Indian Constitution Election Commission of India is established? Basically, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया आर्टिकल 321, 322, 323 और 324. आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया. राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. इज कन्फेशन गिवन टू एनी बाईपासर रेलिवेंट एंड एडमिसिबल? यानी कि अगर कन्फेशन आपने चलते फिरते किसी भी थर्ड पर्सन को दे दिया तो क्या वो कन्फेशन रेलिवेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम इस कन्फेशन को बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस तो होता है, रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती, कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, बट इट इज अ रेलिवेंट एज वेल एज एन एडमिसिबल एविडेंस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. हु कैन फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन नंबर 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड? 498A जो कि बात करता है क्रुएल्टी की. क्रुएल्टी की, अगर हम लोग क्रुएल्टी की बात कर रहे हैं कि वाइफ के साथ क्रुएल्टी कमिट हुई, तो उस केस में क्या सिर्फ वाइफ ही यहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकती है या फिर मदर भी यहां पे जो उसकी वाइफ एग्रीव्ड वुमेन की मदर भी कर सकती है या एनी रिलेटिव ऑफ द वाइफ? सेक्शन नंबर 498A में जो हमारा प्रोसीजर ये बोलता है कि व्हेनेवर अ कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड, तो ये कंप्लेंट ना एग्रीव्ड का कोई भी रिलेटिव, मदर, फादर, भाई, कोई भी यहां पे फाइल कर सकता है. द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. अंडर विच ऑर्डर ऑफ द CPC द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आर गिवन? ऑर्डर 7 रूल 11 जहां पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात की गई है, वहां ग्राउंड्स कौन से सेक्शन में? इट इज गिवन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द CPC. जब भी हम लोग ग्राउंड रिजेक्शन की बात करते हैं, और ये ग्राउंड्स कौन से हैं आपके? एक तो आपका ग्राउंड है डिस्क्लोजर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, कि आपने कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया. सेकंड आपका आ जाता है कि आप लोगों ने कोर्ट फीस पे नहीं की. एक और भी आ जाता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन से ऑलरेडी सूट ये बार्ड है. राइट. इस तरह के आपको 6 ग्राउंड्स मिलते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, जो कि आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स की बात करता है. राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. इज इंफॉर्मेशन कमीशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि जहां पे हम लोगों को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सीट के बारे में पता लगता है. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि अभी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए एक नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे कि एट प्रेजेंट यहां पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे कौन है. इंफॉर्मेशन कमीशन क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया गया? द आंसर इज नो. इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. और वो स्टैट्यूटरी बॉडी का किसके अंदर आ जाती है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर. RTI एक्ट 2005 के अंदर हमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन का पूरा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. द लैंडमार्क जजमेंट पर्टेनिंग टू द डिस्कवरी स्टेटमेंट. डिस्कवरी स्टेटमेंट यानी कि सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. इसके यहां पे जो डिस्कवरी स्टेटमेंट रेलिवेंट की जाती है कि पूरे कन्फेशन में
कन्फेशन तो अपना एडमिसिबल नहीं है, बट उसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो वो एडमिसिबल मान ली जाती है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट कौन है? पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, पुल्लुकोटाया वर्सेस एम्परर, भोदराज वर्सेस जम्मू कश्मीर, नन ऑफ द अबव। सो लैंडमार्क जजमेंट इन दिस केस इज द पुल्लुकरी कोटाया वर्सेस किंग एम्परर। ये एक 1949 की प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड? हाई कोर्ट के जजेस को कौन से आर्टिकल में रिमूव किया जा सकता है? आर्टिकल 215, 216, 217 और 218। सी, जब हम लोग आर्टिकल 218 को रीड करते हैं ना, क्या लिखे? वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया हुआ, बट इट इज कोलुक्विकली यूज टू रेफर द प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 218 फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। और हाई कोर्ट जजेस को रिमूव वैसे ही किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को किया जा सकता है, इवन दो द वर्ड इम्पीचमेंट इज नॉट यूज्ड अंडर आर्टिकल 218 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, रिटर्न ऑफ प्लेंट। हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट काफी बारी पढ़ा है, तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का प्रोविजन कौन से ऑर्डर और कौन से रूल में दिया गया? सी, व्हेन वी सी ऑर्डर 7 रूल 11 जो बात करते हैं रिजेक्शन की, उससे बिल्कुल एक रूल पहले ऑर्डर 7 रूल 10 आपकी बात करता है यहां पे रिटर्न ऑफ प्लेंट की, रिटर्न ऑफ प्लेंट की, जिसके यहां पे ऑर्डर रूल 10A एंड 10B भी है अगर ये प्लेंट हाई क्या बोलते होते हैं एपीलेट कोर्ट के पास है। ऑर्डर 7 रूल 10 एंड ऑर्डर 7 रूल 10 है। सो द राइट आंसर इज बी, ऑर्डर 7 रूल 10 टॉक्स अबाउट द रिटर्न ऑफ द प्लेंट, रिटर्न ऑफ द प्लेंट, जिसमें कि 10A एंड 10B भी हमने अमेंडमेंट के साथ लेटर ऑन बाद में ऐड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, कैन स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 313 ऑफ द CRPC be used as an evidence under the Indian Evidence Act? 313 CRPC की जो स्टेटमेंट है, यानी कि जब कोर्ट एग्जामिन करता है एक्यूज्ड को, एक तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज के बाद और डिफेंस एविडेंस स्टेज से पहले, एक एनी टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग, जब ये एग्जामिनेशन होता है, क्या ये एग्जामिनेशन जब होता है, जो स्टेटमेंट मिलती है उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट? द आंसर इज नो। ये स्टेटमेंट एक्यूज्ड को फेवर करने के लिए, सेक्शन 313 यहां पे एक्यूज्ड के फेवर के लिए एक राइट है, जहां पे एक्यूज्ड अपनी बात को समझा सकता है पर्सनल एग्जामिनेशन में कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे ये क्राइम हुआ, मैंने ये क्राइम किया कि नहीं किया, राइट। तो ये स्टेटमेंट एज एन एविडेंस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, इट कैन ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हिच हेल्प्स इन द सीमेंटिंग द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, इज कन्फेशन एन एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या कन्फेशन एक एडमिशन है इंडियन एविडेंस एक्ट में? बेसिकली ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर हमारी आ जाती है एडमिशन और एडमिशन के अंदर हमारे आ जाते हैं कन्फेशन। सो सी, अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है आपका एडमिशन और एडमिशन के अंदर आ जाता है कन्फेशन, जिसका मतलब क्या हुआ, दैट एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन एज वेल एज स्टेटमेंट एंड एवरी एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। सो कन्फेशन एक एडमिशन ही होता है, इट इज जस्ट कि स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, जीनस, एडमिशन होता है आपका स्पीसी एंड कन्फेशन होता है सब स्पीसी, कन्फेशन होता है सब स्पीसी। सो इज कन्फेशन एंड एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट एन इट इज अ आंसर इज yes, it is an confession is an admission under the Indian Evidence Act. Moving on to question number 23. What kind of offense is section number 498A? यानी कि क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का ऑफेंस क्या कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि क्या क्या इसमें अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट,
हमने रिसेंटली जजमेंट कवर की थी मानव अधिकार फोरम की, जहां पे हमने देखा था कि यस, ये अभी भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस जब अरेस्ट करेगी इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन ओनली एंड ओनली द गाइडलाइंस गिवन अंडर सेक्शन नंबर 41 ऑफ द सीआरपीसी। क्या ये ऑफेंस एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नॉन कंपाउंडेबल? राजेश शर्मा वाले केस में इसको कंपाउंडेबल बना दिया गया था, बट लेटर ऑन मानव अधिकार केस ने बोल दिया था कि नहीं, ये अभी भी एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है एंड वी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द लेजिस्लेटिव पावर कि इसको कंपाउंडेबल बना दिया जाए। इट इज स्टिल अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि डिस्क्रिशन यहां पे मैजिस्ट्रेट के पास होगी। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच आर्टिकल अ हाई कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड? हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में एस्टेब्लिश्ड है? आर्टिकल 214, 215, 216 और 217। इफ वी टॉक अबाउट द हाई कोर्ट्स ना, तो आर्टिकल 214 में क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी स्टेट, सी एज पर आर्टिकल 214 देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट हमें 7th अमेंडमेंट के साथ क्या बताया गया कि 2 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, राइट? पहले तो हमने देखना 214 कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। उसके बाद इसके साथ हम लोग 7th अमेंडमेंट को भी रीड कर लेते हैं दैट फॉर एवरी क्या बोलते हैं, फॉर 2 और फॉर मोर स्टेट्स देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट एज वेल। क्वेश्चन नंबर 25, which chapter of the CRPC deals with the cruelty under the Indian Penal Code? सेक्शन 498A जब ऐड किया गया था तो ये अमेंडमेंट के साथ किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 498A को कौन सी अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था? ऐड जब किया गया था तो चैप्टर तो यहां पे 20A ऐड कर दिया था, 20A चैप्टर में ले आए थे, बट कौन सी अमेंडमेंट थी ये आप मुझे आंसर करोगे। बट हियर द आंसर इज चैप्टर नंबर 20A, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। अगर आप लोग स्टडी IQ जुडिशरी से अपनी तैयारी करना चाहते हो, जिसमें कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी की सारी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग मेरा कोड यूज करके DEV देव कोड को यूज करके आप लोग एनरोल कर सकते हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां दिवाली की सेल चल रही है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि आपको 21,999 में ये पूरा का पूरा कोर्स दिया जाएगा, लाइव कोर्स, जिसमें कि आपको एक एक चीज अच्छे से कराई जाएगी। लाइव क्लासेस आपकी होंगी जहां पे आपको एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रोवाइडेड, मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस, लैंग्वेज क्लासेस, GK GS एंड द हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम। दिवाली तक आपकी ये सेल चल रही है, 16 नवंबर तक, पर साइट पे हमारी ट्रैफिक आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं इस प्राइस में बाय यूजिंग द कोड DEV देव। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस कोर्स। इस कोड को आप यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन कर लो एंड यू कैन फाइंड आउट मी देयर। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आई विल सी यू पीपल अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।